हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? तो ओके दिन में हम लोग अभी फिर से मिल रहे हैं। कैसे हो यार आप लोग? इज एवरीथिंग फाइन? सब कुछ ठीक है? आप लोग सब अच्छे हो, भले चंगे हो? प्लीज आप मुझे बताइए एक बार, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? आई थिंक आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो आई थिंक। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडे लॉ को पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर से सवाल आते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि नीट के अंदर क्वेश्चन फेराडे लॉ से ज्यादा आने के चांसेस हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग नए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है 2021 के बच्चों को कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वेदांतु नेट ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा। अब हम आगे चलते हैं। देखो, फेराडे का लॉ आज हमें खत्म करना है, ठीक है? लेकिन फेराडे के लॉ से पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ाता हूं, जैसे कि रिलेशन क्या होता है गिब्स एनर्जी चेंज का और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पहले तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अगर पूरे सेल को देखोगे, कोई भी गैल्वेनिक सेल है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो एक्चुअली वो सेल अगर काम कर रहा है तो उस सेल का काम का मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से सुनना। कोई भी सेल अगर काम करता है तो सेल के वर्क का मतलब क्या है? सेल के वर्क का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। यही तो सेल का मतलब है। इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्लो करवाता है, यही उसका काम है, यही वर्क डन है उसका। तो जरा समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिकल वर्क एक्चुअली अगर कोई भी सेल करेगा, अगर कोई भी सेल इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा तो उसकी फ्री एनर्जी में कमी आएगी। भाई, कोई काम करेगा तो एनर्जी में कमी नहीं आएगी क्या? आप लोग मुझे बताओ। अगर आप लोग घर पे, मम्मी ने परांठे खिलाए आपको, मम्मी ने परांठे खिलाए आलू के, ठीक है, तो आप जब काम करोगे तो आलू के परांठे की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगेगी। इसका मतलब सेल का जो वर्क डन होता है ना, वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डिक्रीमेंट आ रहा है गिब्स फ्री एनर्जी में। तो जब आप काम करोगे तो आपकी गिब्स एनर्जी में कमी आने लगेगी, डेल्टा जी में माइनस में चेंज आएगा, कमी आने लगेगी। अब वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। नाउ विल डू हाउ टू कैलकुलेट दी वर्क डन। वर्क डन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उससे पहले आप ये बात समझो कि भैया एक फेरेड क्या होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 फेरेड का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फेरेड का क्या मतलब होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को 1 फेरेड कहते हैं। समझ में आ गया? मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप मुझे एक बात बताओ, सब लोग बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कौन बताएगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कौन बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन बताएगा? चैट सेक्शन में लिख के बताओ किस किस को आता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिख के बताओ जल्दी से। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? कोई बोल ही नहीं रहा आज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भूल गए हो? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये देखो, विनीता ने सही आंसर दिया है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है तो मुझे बताओ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक, ध्यान से सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप लोग बताओ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? इतना कूलम होता है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? इसका एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं, एवोगैड्रो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप लोग बताओ एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻+23। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज एवोगैड्रो नंबर होता है 6.0022 इंटू 10⁻23 इंटू आप क्या करोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, जब आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 96500। ये 448 आता है, अपन 500 लेके चलते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? 1 फेरेड के। तो पहली चीज तो आपको क्या याद करनी है कि भैया 1 फेरेड में कूलम कितने होते हैं, 1 फेरेड में चार्ज कितना होता है? आप लोग नोट डाउन कर लो भैया। 1 फेरेड में चार्ज होता है 96500 कूलम। सबको याद हो गया? 1 फेरेड का मतलब क्या होता है? 1 फेरेड का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
1 फेरेड में टोटल चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, जो कि कितना आता है? 96500 कूलम। पहली चीज तो ये याद कर लो, सबको याद हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें वर्क डन निकालना था। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि मैं यहां पर Na+ का इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं, तो Na+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। अगर मैं बात करूं Fe+2 की, तो Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe में। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास कोई एक आयन है A+N, तो वो N इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A में। आ रहा है समझ में? ये N इलेक्ट्रॉन उसने यूज किए, सबको समझ में आ गया? तो टोटल चार्ज यहां पर कितना हो गया बताओ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फेरेड के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये भी अब पढ़ के आए हो आप। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फेरेड, और उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। तो आप लोग मुझे बताइए कि n मोल इलेक्ट्रॉन जब हो तो उस पे चार्ज कितना होगा? n इंटू एफ नहीं होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फेरेड, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये स्टोइकियोमेट्री तो है, इसका मतलब क्या होता है? n मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर क्या मतलब है इसका? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने हैं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। बोलू n मोल इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज n इंटू एफ, यही चार्ज होगा। अब आप वर्क डन कैसे निकालते हो? इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाला जाता है कि भैया चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे निकाला जाता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो आप लोग मुझे बताइए चार्ज कितना है? दैट इज NF। पोटेंशियल कितना है? जितना सेल का है E सेल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और हमें यह भी पता है कि W किसके बराबर होता है? माइनस डेल्टा G के। तो अगर मैं सारी चीजें रख दूं तो W की वैल्यू होती है माइनस डेल्टा G, Q की वैल्यू है N इंटू एफ, E सेल की वैल्यू है E सेल। तो ये रिलेशन आ गया। क्या अब किसके लिए आपको लाल चड्डी पहननी पड़ेगी इस रिलेशन के लिए? दैट डेल्टा G और E में ये रिलेशन होता है। किस किस को याद हो गया? मैंने W की वैल्यू रख दी, W की वैल्यू होती है माइनस डेल्टा G, रख दी। अब आप Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हो? N इंटू एफ। E सेल की वैल्यू E सेल की जैसी रख दी। तो ये वर्क डन है। सबको समझ में आ गया? दैट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। किस किस को समझ में आ गया? चैट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, इसके लिए मुझे कोई लाल चड्डी पहनने की जरूरत नहीं है सर, मैं खुद ही शक्तिमान हूं, मैं स्वाभिमान हूं, शक्तिमान हूं, स्पाइडरमैन हूं, ब्लैक मैन हूं, ब्लैक विडो हूं, सब कुछ हूं मैं। तो डेल्टा एनजी किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ NF E के बराबर होता है। बस आपको ये याद रखना है। सो डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NF, सॉरी डेल्टा एनजी इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE। ये है फॉर्मूला जो आपको याद करने लायक है। बस आप ये याद रख लेना। नाउ दिस इज वेरी इजी, नाउ दैट्स वेरी 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 इजी। तो डेल्टा G किसके बराबर होता है? डेल्टा G की वैल्यू होती है माइनस ऑफ N इंटू एफ इंटू E सेल। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से एक और सुनो। अब मान लो कि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है, आपको खुद को पता है कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत बार पढ़े हो। जब डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है तो सिस्टम क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। यस और नो? तो इन दैट केस E की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE सेल। अगर मैं कहूं कि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो इसके नेगेटिव से इसका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। जब डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होगा तो सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। सबको समझ में आ गया? बट जब डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो सेल का वैल्यू नेगेटिव होगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जब सेल की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो सेल काम ही नहीं करेगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा G की वैल्यू और सेल की वैल्यू जीरो होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा G की वैल्यू और सेल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, काम आएगा। चलिए, तो ये एक रिलेशन हो गया जो सबको याद हो गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और इसी में हम लोगों को फेराडे लॉ पढ़ना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बचपन से, आपके बचपन से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते आ रहे हो। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? एक ही कंटेनर लेना होता है, ले लिया, उसमें आपको दो इलेक्ट्रोड डालने होते हैं। एक का नाम होता है एनोड, दूसरे का नाम होता है कैथोड। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब एनायन कहां भागते हैं? एनोड की तरफ। कैटायन कहां भागते हैं? कैथोड की तरफ। एनायन पे कैसी रिएक्शन होती है? ये देखो, एनायन एनोड पे कैसी रिएक्शन होती है कि एनायन जाएगा और बेसिकली वहां क्या करेगा? ए में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन
रिलीज कर देगा। आया समझ में? ये आपकी रिएक्शन है एनोड की। सबको समझ में आया? तो कैथोड की रिएक्शन क्या है? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैथोड पे होता है आप लोग एक बात याद रखो कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, हमेशा ये चीज ट्रू है। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से बहता हुआ जाएगा कैथोड की तरफ। अब ये कैथोड की तरफ जाएगा तो यहां पर क्या होगा? कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ क्या होगा कि कोई भी अदर दूसरा वाला मेटल जो है उसी इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम में। इलेक्ट्रोलिसिस इसी को बोलते हैं। एनायन एनोड की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और कैटायन कैथोड की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। सिंपल सी बात है। दोबारा सुन लो, इसमें बड़ी सिंपल सी ट्रिक है मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना डर जाते हैं, हमको बोलते हैं कि कोई सिंपल सी ट्रिक बताओ कि कैसे हम लोग याद करें इलेक्ट्रोलिसिस सेल में। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डरने की बात नहीं है। तो यहां पर जो शब्द दिया है ना पैनिक, यही शब्द आपके लिए रामबाण है। आप पैनिक की स्पेलिंग बताओ क्या लिखते हैं? PANIC। इसी में जादू छिपा है। जरा देखो, पॉजिटिव कौन होता है? एनोड। नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। खत्म हो गई कहानी। किस किस को याद हो गया? किस किस को ये बढ़िया ट्रिक समझ में आई? पैनिक स्पेलिंग याद कर लो, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसको ये पसंद आया वो अभी चैट सेक्शन में लाइक जरूर करके जाना। पैनिक की स्पेलिंग सबको आती है। पॉजिटिव एनोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है, और यहां पर एनोड की तरफ एनायन जाता है, कैथोड की तरफ कैटायन जाता है। खत्म हो गई कहानी। पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। दिस इज पैनिक। जिसको याद हो गया वो अभी चैट सेक्शन में लाइक करो। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। पैनिक, डोंट पैनिक, काम हो गया आपका। सबको समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें आप बाहर से एक बैटरी लगाते हो, वो बैटरी से आप इनपुट दे रहे होते हो। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि आप इनपुट दे रहे हो। समझ में आ गया? यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? अब यहां पर होता कुछ यूं है, एनायन एनोड पे जाते हैं, कैटायन कैथोड पे जाते हैं, वहां जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं और आपको एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट मिलते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे को ये ट्रिक पसंद आई, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे बोलते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल इनपुट देना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब इनपुट आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन अपने आप तो नहीं हो रही, इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब अगर आपको याद करना है कि भैया एनोड कौन सा टर्मिनल होता है और कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, तो आप एक पैनिक वर्ड याद करोगे। पैनिक वर्ड वो याद कर लेना। पैनिक वर्ड, पैनिक का मतलब क्या है? पॉजिटिव होता है एनोड, नेगेटिव होता है कैथोड। सबको याद हो गया? पैनिक, PANIC। P पॉजिटिव, A एनोड। पॉजिटिव एनोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ये पैनिक शब्द से आप लोग याद कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। अब सवाल ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के केस में एनायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कैटायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये पहले ही बता चुके हैं। अगर आप लोग NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको भी पता है कि Na पॉजिटिव कहां जाएगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैटायन है। Cl नेगेटिव कहां जाएगा? एनोड की तरफ, क्योंकि वो एनायन है। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये हम बात पहले से जानते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जरा आप ध्यान से समझो हो क्या रहा है। आप एक कंटेनर ले रहे हो, उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, उनको आप लोग किससे जोड़ रहे हो? बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हो। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। सबको पता है, ये तो मालूम है। लेकिन आप खुद से सोचो कि आप लोग यहां पर करंट फ्लो करवा रहे हो, और करंट फ्लो करवाने की वजह से किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप करंट फ्लो करवाते हो तो यहां पर आप लोगों को एनोड की तरफ भी कोई चीज मिलती है और कैथोड की तरफ भी कोई चीज मिलती है। बेसिकली आप कर क्या रहे हो यहां पर? आप यहां पर किसी केमिकल को उसके कंपाउंड से अलग करके इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर यहां पर मान लो आपने NaCl डाला होता, अगर आपने NaCl डाला होता तो आपको एनोड की तरफ पक्का क्लोरीन गैस मिलती और कैथोड की तरफ पक्का आपको सोडियम मिलता। पर मेरा सवाल यह है कि भैया क्या होगा इनका वेट, कितना मिलेगा? सवाल यह है कि ये कितना मिलेगा, वेट कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे?
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि भैया जब तुम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आई करंट फ्लो करवाते हो टी टाइम के लिए तो कितना वेट मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम आई करंट फ्लो करवाते हो टी टाइम के लिए तो आप बताइए कि आपको वेट कितना मिलेगा, इसकी कैसे निकालेंगे। आया समझ में? नाउ दैट इज द क्वेश्चन जिसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इसका आंसर दिया था सबसे पहले फेराडे ने। तब फेराडे ने अपना पहला लॉ दिया, फेराडे ने पहला नियम दिया और यहीं से ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फर्स्ट लॉ हमको फेराडे का पढ़ना है। फेराडे ने क्या कहा उसको ध्यान से सुनिएगा और यहां से सवाल बहुत आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। देखो भैया सिंपल सी बात थी, आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे तो आपको भी पता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट तभी मिलते हैं जब आप वहां से बैटरी लगा के करंट फ्लो करवाते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आप बैटरी लगा के करंट फ्लो करवाते हो टी टाइम के लिए, समझ में आ गया? आपको प्रोडक्ट तभी मिलता है जब आप करंट फ्लो करवाते हो टी टाइम के लिए। तो फेराडे भाई साहब क्या कहते हैं? फेराडे भाई साहब ये कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना वेट कंपाउंड का मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज फ्लो के, कितना चार्ज आपने फ्लो करवाया है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे कहते हैं। बहुत आसान है कि किसी इलेक्ट्रोड पे कितना वेट मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपने कितना चार्ज फ्लो करवाया है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये Q यानी कि चार्ज किसके बराबर होता है? करंट इनटू टाइम के। और अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया तो यहां पर मैं एक कांस्टेंट लगाता हूं। आपको भी पता है कि जब भी आप मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो। कांस्टेंट लगाया मैंने Z और Q की वैल्यू रख दी। Q की वैल्यू होती है I इंटू टी। ये आपको पता है कि Q यानी कि चार्ज क्या होता है? दैट इज करंट इनटू टाइम, वो रख दी। तो हमारे पास फेराडे के लॉ के हिसाब से पहला फॉर्मूला आ गया। वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज द वेट ऑन इलेक्ट्रोड, the weight of any compound on electron is equals to Z into I into T, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग W is equals to Z into Q, है ना? I into T क्या होता है? Q होता है। तो W is equals to मैं ये भी लिख सकता हूं Z into Q। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, what do you mean by Z? Z क्या है? इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब छोड़ो वो इतनी बड़ी लैंग्वेज, हमें क्या टेंशन लेनी है, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर मैंने Q की वैल्यू इस सर्किट में कितनी रख दी? 1 कूलम। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर Q की वैल्यू 1 कूलम रख दी तो Z की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगी? W के। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया, ध्यान से सुनो, अगर मैंने किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया तो Z की वैल्यू सीधे सीधे उस वेट के बराबर होगी जो वेट कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया तो Z की वैल्यू W के बराबर होगी, क्योंकि Q की वैल्यू तो 1 है। दोबारा ध्यान से सुनो, अगर मैंने किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया तो Z की वैल्यू सीधे सीधे W के बराबर होगी। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां से आपकी ना वो शुरू होती है कहानी। अब ये सबको क्लियर है, हाँ या ना? ये बोलो, सबको क्लियर हो गया कि यहां पर अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है तो Z की वैल्यू W के बराबर होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां का सबको समझ में आ गया? तो यहां पर एक फॉर्मूला तो ये निकल के आया दैट W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, यानी कि Z इंटू Q। अगर मैं Q की वैल्यू 1 रख देता हूं तो W की वैल्यू यानी कि Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? W के। अब मैं आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं, अब Z का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसको हम लोग Z को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब Z का फॉर्मूला होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय Z? ये सवाल है हमारे सामने। उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनोगे आप लोग। मान लो कि मेरे पास है ना कोई Fe+2 आयन है। अब अगर उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe में। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई आपके पास Fe+2 आयन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। यस। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर कितना चार्ज आप फ्लो करा रहे हो? 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हो। अगर आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाए तो आपके पास 1 मोल Fe+2 डिस्चार्ज होगा। भाई ये 1 मोल है और चार्ज यहां पर कितना यूज कर रहे हो? 2 मोल। तो अगर आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाए तो आपके पास 1 मोल Fe+2 डिस्चार्ज होगा। पर अगर मैं कह दूं कि आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाए तो कितना होगा? तो ½ मोल डिस्चार्ज होगा।
अब आपको भी पता है कि 1 मोल को क्या बोलते हैं, 1 फेरेड। और जो यहां पर हाफ मोल लिखा है, आप खुद सोचो, मैं कहूं आपसे कि Fe+2 का आप इक्विवेलेंट मास बताओ कितना होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होगा, 2। मतलब यहां पर जो लिखा हुआ ना हाफ मोल ऑफ Fe+, वो क्या है, उसका इक्विवेलेंट निकाले आपने, समझ में आ रहा है, उसके इक्विवेलेंट निकाले हैं। तो मतलब ये निकलता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप 1 फेरेड या फिर कहूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हो, तो आपको सर्किट में किसी भी कंपाउंड के एक इक्विवेलेंट मिलता है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अगर आपको नहीं पता तो ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ये सब पढ़ के आ चुके हो आप लोग, पढ़ के आ चुके हो आप लोग। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलो, जिसको समझ में नहीं आई तो मेरी एक और बात को ध्यान से सुनना, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे, सबसे पहले आप लोग सब बताओ कि एल्यूमिनियम का आप लोगों को बताना है कि इक्विवेलेंट मास कितना होता है, इक्विवेलेंट मास बताइए। इसका मोलर मास एल्यूमिनियम का, उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। अब एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होता है, 3। सबको पता है कि एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 3 होता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने ऊपर +3 चार्ज कैरी करता है जब भी वो कोई कंपाउंड में जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं मान लेता हूं कि एल्यूमिनियम जब +3 पर, एल्यूमिनियम का +3 वाला आयन अवेलेबल था, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Al में। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किए तो आपने कहीं जाके 1 मोल Al+3 को, 1 मोल Al+3 को डिस्चार्ज करवाया। ध्यान से देखो ना, आपने जब 3 मोल यूज किए तो 1 मोल इसका डिस्चार्ज हुआ। पर अगर मैं कहूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किया तो कितना होगा, 1/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिस्चार्ज होगा। यस और नो, यस और नो। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। अब एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3। मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज इक्विवेलेंट का मतलब हो गया एल्यूमिनियम के केस में मोल डिवाइड बाय 3। तो मोल डिवाइड बाय 3, ये 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब क्या हो गया, आप जब 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो, इसका मतलब आपने 1 फेरेड फ्लो करवाया, और वो आपको एक इक्विवेलेंट किसके देगा, एल्यूमिनियम के, या फिर एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम +3 डिस्चार्ज होगा। तो यहां पर कहने की क्या मतलब है, मैं आपके सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब भी आप किसी सर्किट के अंदर 1 फेरेड चार्ज फ्लो करवाते हो तो आपको सर्किट में उस कंपाउंड का एक इक्विवेलेंट मिलता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप किसी सर्किट में 1 फेरेड चार्ज फ्लो करवाते हो तो आपको उस सर्किट में कंपाउंड का एक इक्विवेलेंट मिलता है। इतनी सी बात याद करने में मुझे नहीं लगता आपको चड्डी पहनने की जरूरत है। सबको पता लग गया। जो छोड़ के भाग गया बेटा, उसको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। जो छोड़ के भाग गया उसको जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपको सिर्फ याद करने की सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, ये मैं बात बता चुका हूं। मेरी तरफ से याद करने की चीज है कि अगर किसी सर्किट में अगर आप 1 फेरेड चार्ज फ्लो करवाते हो, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हो, तो आपको सर्किट में उस कंपाउंड का एक इक्विवेलेंट मिलेगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास, देखो मोल्स डिवाइड बाय एन फैक्टर, या फिर इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। आप किसी भी तरह से उसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अब आप कहोगे कि सर जेड का फॉर्मूला बताओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आए थे आप, थोड़ी देर पहले आप ये पढ़ के आए थे कि जब आप किसी सर्किट के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाते हो तो जो भी वेट मिलता है वो जेड के बराबर होता है। ये पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? जब भी आप किस सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो कराते हो तो जो भी मिलता है वो जेड के बराबर होता है। ये पढ़ के आए थे तुम लोग, एक स्टेटमेंट ये पढ़ के आए थे। अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट बताता हूं। आप अभी एक और चीज पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो मुझे बताओ कि 1 फेरेड में टोटल चार्ज कितना होता है? 1 फेरेड में 96500 कूलम चार्ज होता है। ध्यान से समझना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप 96500 कूलम की बात करते हो तो आप 1 फेरेड की बात कर रहे होते हो। यस, जब 96500 कूलम चार्ज फ्लो कराओगे तो आप 1 फेरेड फ्लो करवा रहे हो और आप लोगों को एक इक्विवेलेंट मिलेगा।
मैं अगर कहूं आपके कि आप सिर्फ एक ही कूलम फ्लो कराओ, तो अगर आप 96500 कूलम फ्लो करवा रहे हो तो इसका मतलब आप 1 फैरेड फ्लो करवा रहे हो और उससे आपको एक इक्विवेलेंट मिलेगा। थोड़ी देर में पढ़ के आए थे। अगर मैं एक ही कूलम फ्लो करवाऊं तो, अगर मैं एक ही कूलम फ्लो करवाऊं तो 1 डिवाइड बाई 96500 फैरेड फ्लो करवा रहा हूं और उससे मुझे 1 डिवाइड बाई 96500 इक्विवेलेंट मिलेंगे। समझ में आ गया? इतने इक्विवेलेंट मिलेंगे। अब मुझे मालूम पड़ गया कि एक कूलम फ्लो करवाने पर, एक कूलम चार्ज फ्लो करवाने पर मुझे 1 डिवाइड बाई 96500 इक्विवेलेंट मिलते हैं। अब जब आपको इक्विवेलेंट पता लग गए, इक्विवेलेंट से वेट निकाल सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? दैट इज गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। और अगर मैं यहां से मास निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास करना पड़ेगा। अगर मुझे ये तो पता है ना, आप लोगों को फॉर्मूले पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि बताओ, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल होता है गिवन मास बाई मोलर मास। सही है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया? अगर मुझे यहां से वेट निकालना है किसी भी चीज का तो क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास। ये वेट निकल के आ गया। सबको समझ में आ गया? अब मुझे ये पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, एक कूलम में टोटल इक्विवेलेंट कितने होते हैं? 96500 इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस इतने इक्विवेलेंट में वेट कितना होगा, तो ये इसको वेट में कन्वर्ट कर दो। अगर मैं इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेट में। समझ में आता है कि नहीं आता? यहां पर देखो, एक कूलम में इतने इक्विवेलेंट होते हैं। आप प्लीज एक कूलम में जितने इक्विवेलेंट है उसको मास में कन्वर्ट कर दो। मास में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? वट एवर बी द इक्विवेलेंट, उसको उसके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दो। यही करोगे ना, इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दो। यस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कूलम में टोटल मास कितना होता है? दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। इतना ही होता है ना इक्विवेलेंट मास। और ये किसके बराबर हो गया? आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि आप जब आप चार्ज एक कूलम फ्लो करवाओ तब जितना मास मिलेगा वो किसके बराबर होगा? Z के। तो इसका मतलब आपको Z की वैल्यू मिल गई। Z की वैल्यू क्या होती है? Z की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। दैट इज द वैल्यू ऑफ Z। अब अगर Z का वैल्यू मिल गया तो उस इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या थी? W इज इक्वल्स टू, मेरी बात ध्यान से सुनना, Z इंटू I इंटू T। Z की वैल्यू रख दो। Z की वैल्यू क्या है? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू करंट इंटू टाइम। यही हुआ। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? आपको सबको पता है कि इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये वैल्यू अगर मैं उठा के रख दूं, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रख दो, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96500 इंटू करंट इंटू टाइम। यही हुआ। अगर मैं मोलर मास को नीचे ले जाऊं तो W डिवाइडेड बाई मोलर मास ऐसे नीचे लेकर चला गया, किसके बराबर आया? दैट इज करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू 96500। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, बताओ गिवन मास बाई मोलर मास क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई 96500 इंटू n फैक्टर। खत्म कहानी। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना है, बाकी सब भूल जाओ, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, दो चीज याद करोगे, एक तो ये कि भैया एक फैरेड से आप लोगों को एक इक्विवेलेंट मिलता है। समझ में आ गया? अगर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वेट कितना होगा? उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर मिलेगा। एक फैरेड फ्लो करवाने से एक इक्विवेलेंट मिलता है, मतलब उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर मास मिलेगा। ये इसका मतलब होता है। क्यों? क्योंकि आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जानते हो। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब यहां पर जब इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है तो W की वैल्यू किसके बराबर आ गई? सीधे उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर आ गई ना। समझ में आ गया? यही सीन है बस। एक फैरेड से जो भी मास मिलेगा वो इक्विवेलेंट मास के बराबर है। तो बताइए, आप यहां से भी आप इसको निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। एक फैरेड में इक्विवेलेंट मास के बराबर मास मिलता है, यानी कि एक फैरेड में कूलम कितने होते हैं? 96500, वो इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। तो एक कूलम में कितना मिलेगा? इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500।
समझ में आया कि नहीं आया? आप उसको यूं भी निकाल सकते थे, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है, आप कैसे भी पकड़ो आंसर सेम ही आएगा। फाइनली आप लोगों को जो याद करने की चीज है ना वो ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो आपको ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद करो, W = Z × I × T, आप ये याद कर लो। Z का फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500। या मैं आपको कहूं कि सारे झंझट छोड़ दो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो मोल्स निकालने का, करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई 96500 इंटू एन फैक्टर। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, जहां पर आपको कुछ पंगा लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके मोल्स निकल जाएंगे तो आप वेट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। आप यहां से वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, मोल्स इंटू 22400, ये तो जानते हो ना ये फॉर्मूले। बस आपका काम हो गया और कुछ नहीं करना आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? तो मेरी तरफ से जो कहानी है ना, अब मान लो कि किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ को मैं एक बार लास्ट बार थोड़ा सा और समझा देता हूं ताकि आपको सबको समझ में आए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी अपन सिर्फ इतना पढ़ के आए थे कि अगर आप किसी सर्किट में 1 फैरेड फ्लो करवाओ, 1 फैरेड, तो आपको एक इक्विवेलेंट मिलता है। अब एक इक्विवेलेंट मास कितना होता है? उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है, इतना वेट मिलेगा आपको। 1 फैरेड में इक्विवेलेंट मास के बराबर मास मिलेगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पर आपको यह भी पता है कि जब आप सर्किट में 1 कूलम फ्लो करवाओगे तो जो भी वेट मिलेगा वो Z के बराबर होगा। अब आप देखो 1 फैरेड में कितना होता है? 1 फैरेड में 96500 कूलम होता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो किसके बराबर? इतना कूलम फ्लो करवाने पर आपको मास कितना मिलेगा? इक्विवेलेंट मास के बराबर। अगर मैं कहूं कि मैं सर्किट में 1 ही कूलम फ्लो करवा रहा हूं तो मास कितना मिलेगा? इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाई 96500, और ये मास किसके बराबर है? जब 1 कूलम सर्किट में फ्लो कराते हो तो जो भी मास मिलता है वो किसके बराबर होता है? Z के। तो देखो Z की वैल्यू आ गई, खत्म कहानी। जब Z की वैल्यू आ गई तो आपके पास सिर्फ बचता ही क्या है? जब Z की वैल्यू आ गई तो W = Z। Z की वैल्यू क्या होती है? इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इनटू करंट इनटू टाइम। आ गया सबको समझ में? दिस इज द बेस्ट वे। और अगर आप इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रख दो, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू कितनी होती है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। जब आप ये वैल्यू रख दो और मोलर मास को उधर लेके चले जाओ तो आपको फाइनल फॉर्मूला जो याद करना है वो ये है कि द नंबर ऑफ मोल्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। ये बेस्ट फॉर्मूला है, मैं तो इसी को यूज करता हूं, मैं और इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता। करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू 96500, ये बेस्ट फॉर्मूला है। इसके अलावा आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहां पर I मने करंट होता है, T मने टाइम होता है, एन फैक्टर बेसिकली देखो, अगर कोई पूछे एन फैक्टर बताओ तो देखो सोडियम का एन फैक्टर कितना होता है? अगर आप सोडियम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सोडियम मिल सकता है, एन फैक्टर इसका 1 होता है। मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। आयरन का एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। कॉपर का एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि जनरली ये +1 चार्ज होता है, इस पे प्लस का 2 चार्ज होता है। जनरली फेरस की फॉर्म में मिलता है, ये क्यूप्रिक की फॉर्म में मिलता है। अगर पूछूं क्लोरीन का एन फैक्टर बताओ तो इसका 2 होता है। अगर पूछे ऑक्सीजन का एन फैक्टर बताओ तो इसका 4 होता है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है और ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज होता है। क्योंकि 2 क्लोरीन है तो डबल हो गया, और 2 ऑक्सीजन है तो फिर डबल हो गया। 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया। अब एन फैक्टर निकालने तो बेहद आसान है, मतलब ये बच्चों के जैसा खेल है। और जब आपको एन फैक्टर पता लग गई तो ये बेस्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? फैराडे लॉ लगा के आप मोल्स निकाल सकते हो। जब आपने मोल निकाल लिए तो आपका काम खत्म हो गया। जैसे कि अपन एक सवाल करते हैं, जैसे अजीब सा ये सवाल दे रखा है, कहता है व्हाट मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड व्हेन पासेड 2 एम्पीयर करंट फॉर इतना सेकंड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, भैया मास पूछा, मैं पहले मोल्स निकालूंगा। मोल्स क्या होता है? करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू 9C। मैं तो ये बेस्ट फॉर्मूला यही यूज करता हूं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करता। मैं बाकी को बोलता हूं भाड़ में जाओ, मेरे को तो यही यूज करना है। तो मोल निकालो। करंट कितनी फ्लो करवाई? 2। आप बताइए आपके पास, आपने टाइम कितना लिया? 482.5, यही लिया ना? 482.5 डिवाइड बाई कॉपर का एन फैक्टर कितना होता भी बताया हो। देखो प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो एन फैक्टर इसका 2 इंटू क्या करोगे? 96500। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये ना, ये जस्ट डबल है, 4 दूनी, तो ये आ गया 1/200। ये मोल्स निकल के आ गए, आया मोल्स निकल के। मोल्स निकल के आ गया, मुझे मास निकालना था। मास कैसे निकालोगे? मोल्स इंटू मोलर मास। अब बताओ मोल्स कितने? 1/200। मोलर मास कितना है? 63.5। बताओ
इज इट हार्ड? बस इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिख के बता दो कि सर ये तो बहुत ही आसान है। जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में, जिसको पसंद आया हो लाइक करना मत भूलिएगा सेशन को। जल्दी से लाइक करो, डू लाइक द सेशन राइट नाउ मेरे प्यारे बच्चों, खींच के लाइक करो। और ये इतने आसान तरीके से सोल्व होता है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है आपको, करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई n फैक्टोरियल 96500। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको। जिस चीज को समझ में आ गया दिल बड़ा रखो और लाइक कर दो सेशन को। जिस चीज को समझ में आ गया, जिसको लगता है कि हाँ सर मुझे तो समझ में आ गया, दैट्स वेरी इजी। और मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो, बाकी सब भूल जाओ। कौन सा वाला? करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई 96500 इंटू n फैक्टर, दैट्स इट। और कुछ याद नहीं करना। सबको समझ में आ गया? सो बहुत बहुत बधाई हो, आपने फेराडे का पहला लो कर लिया। अगली बार हम लोग दूसरा लो और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। टिल देन आप लोग आराम से खाना बना खाओ, सो जाओ। बेटा सब्सक्राइब करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और लाइक जरूर करके जाना अगर आप लोगों को वाकई में फेराडे का पहला लो समझ में आ गया हो। डू लाइक द सेशन। चलिए गाइस, गुड नाइट, आराम से सो जाओ। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।